वेलकम इन नॉलेज ट्रिकी। नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आपके लिए हम लेकर आए हैं आज हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब करें, और इसके PDF पाने के लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें नॉलेज ट्रिकी पे। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 14वें शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें शिलालेख। नोट्स में अशोक के 14वें शिलालेख में देश के विभिन्न भागों के शिलालेखों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? ऑप्शन है 4, 10वें शिलालेख, 9वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 12वें शिलालेख। तो इसका आंसर होगा 12वां शिलालेख। नोट्स कहता है, अशोक के 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है। तो अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महत्व के बारे में है? अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महत्व के बारे में है? पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, 7वां शिलालेख। इसका आंसर होगा 7वां शिलालेख। अशोक के 7वें शिलालेख में धर्म महत्व का वर्णन है। इसमें धर्म यात्रियों का वर्णन है, जिसमें गरीबों, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दिया जाता था। इसमें किस दान दिया जाता था भाई? किसको किसको? तो गरीब के, ब्राह्मण के और श्रमणों को। अगला क्वेश्चन कहता है, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? 5वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 14वें शिलालेख। आंसर 5वें शिलालेख में है। नोट्स, अशोक के 5वें शिलालेख में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में वर्णन है। अशोक द्वारा 25 कैदियों के छोड़े जाने का भी वर्णन है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? मोगलीपुत्र तिस्य, तिब्रा, करुबकी, निग्रोध। तो इसका आंसर होगा निग्रोध। नोट्स में क्या है भाई? श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार अशोक को निग्रोध नामक भिक्षुक ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? भाब्रो, मस्की, जूनागढ़, इनमें से कोई नहीं। आंसर मस्की में मिला है। अशोक के शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र मिला है। अगला क्वेश्चन कहता है, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर, डेमोक्रिटस, मिनांडर। तो इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया। इसका नोट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके बाद
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। उसने कौन से नामक पुस्तिका की रचना की थी भाई? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? मनसेहरा, सहवाज गढ़ी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही होगा उपर्युक्त दोनों, मतलब मनसेहरा और सहवाज गढ़ी जो था अशोक के मनसेहरा और सहवाज गढ़ी शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? अशोक के कौन से शिलालेख में सबसे लंबा शिलालेख है? दूसरा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर 12वां शिलालेख? तो इसका आंसर होगा 13वां शिलालेख जो है अशोक का, वह सबसे लंबा शिलालेख है। इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? अशोक के 13वें शिलालेख में सबसे लंबा शिलालेख है। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। इसमें अशोक का कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अलावा अशोक के धम्म की ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं पर विजय का वर्णन है और अनेक राजाओं का वर्णन है इसमें। और क्या है भाई? तो अनेक राजाओं का वर्णन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कंधार अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंधार अभिलेख। नोट से अशोक का कंधार अभिलेख दो भाषाओं में है। वो कौन सी दो भाषा थी? तो ग्रीक और आर्मेनिक भाषा थी। ग्रीक और आर्मेनिक भाषा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वाइस रॉय था? सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वाइसराय था? तो इसका ऑप्शन है 4, तक्षशिला, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। अशोक 261वें ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उससे पहले अशोक तक्षशिला का वाइसराय था। कहाँ का वाइसराय था? तो तक्षशिला का वाइसराय था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? शिलालेख 9वां, शिलालेख 10वां, शिलालेख 11वां या फिर शिलालेख 12वां? तो इसका आंसर होगा शिलालेख 11वां में अशोक के धम्म नीतियों का वर्णन है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीतियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन। अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई? शिलालेख 3, शिलालेख 4, शिलालेख पहला, शिलालेख 5वां? शिलालेख पहला में अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाई। अशोक ने पहले अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई थी और दूसरे शिलालेख में पशुओं के भी उपचार की व्यवस्था का वर्णन किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे?
युक्त, प्रादेशिक, राजू राजुक्य, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रखे थे उन्होंने। इन सबों को धम्य प्रसार करने के लिए अधिकारी के रूप में अशोक ने नियुक्त किया था। अशोक ने अपने शिलालेख में धर्म मतलब धम्य मतलब धर्म होता है, धर्म प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजुक्य नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ था? जब उस अशोक सिंहासन पर बैठा था तो वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? छठा, सातवां, आठवां या नौवां वर्ष था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आठवां वर्ष था जब अशोक अपने राजगद्दी पर बैठा था और कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक का सिंहासन रोहन 269 ईस्वी पूर्व में 69 ईस्वी पूर्व में हुआ और 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित है? मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित है? स्टोर, राजा की भूमि, कस्टम, धार्मिक संस्थान। तो अभी तक अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो जल्दी से जाइए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसका आंसर देखते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक संस्थान। नोट में देखते हैं, मौर्य काल के धार्मिक संस्थानों की देखभाल के लिए देवताध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन, हसन निजामी और फ़क़-ए-मुद्दवीर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फ़क़-ए-मुद्दवीर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट्स, हसन निजामी और फ़क़-ए-मुद्दवीर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1172, 1175, 1178 या फिर 1182? तो इसका आंसर होगा 1175 में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1775 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया था भाई? तो मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। वहाँ पर किसका राज्य था भाई? तो करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा जहांगीर। किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711, 712, 713, 714? तो 712 में।
नोट्स। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किस भारत पर आक्रमण किया? उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। उस समय सिंध के राजा कौन थे? तो राजा दाहिर थे। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।